नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैनल पर खबरों के पीछे की का जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो पहलू है, उसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आज महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बड़ी रैली थी, जहाँ पर विकास अघाड़ी ने अपनी 6 गारंटीज़ को अनाउंस किया और उसमें 6 गारंटीज़ में क्या-क्या था? राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट उसका किया कि 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ये पहली गारंटी थी। दूसरा, लोन माफी का 3 लाख रुपए तक का जो लोन है वो किसानों का माफ कर दिया जाएगा। किसानों का 3,000 रुपए महीने महिलाओं को मिलेंगे। ये तीसरा था। चौथा है फ्री ट्रैवल ऑन स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस फॉर वुमेन, यानी कि महिलाएं जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस में चलेंगी उनका उनकी जो आवाजाही है उसको मुफ्त रखा जाएगा। फ्री दवाएं दी जाएंगी, यानी कि फ्री मेडिसिन। ये पांचवा था। छठा, कि जो बेरोजगार नौजवान है उनको 4,000 रुपए प्रति माह, यानी कि पर मंथ उनको 4,000 रुपए मिलेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो 50% रिजर्वेशन पर जो एक कैप लगा हुआ है, उस कैप को हम बढ़ाएंगे, यानी कि उससे ज्यादा रिजर्वेशन लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जो धरावी का जो पूरा जो की जो जमीन है वो गरीबों से छीन ली गई है, और अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार आएगी तो इस पूरे धरावी रीडेवलपमेंट प्लान के जो टेंडर है उसको हम कैंसिल कर देंगे अगर एमवीए की सरकार बनती है। अब ऐसे में क्या ये गेम चेंजिंग सॉल्यूशंस हैं जो आज राहुल गांधी ने और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की अलायंस ने देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अगर आप महायुति की बात करें तो उन्होंने लाड़की बहन योजना और तमाम तरीके की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो एमबीए की आज की जो रैली थी और जिस तरीके से इसकी शुरुआत आज राहुल गांधी ने नागपुर से किया है, वो भी आरएसएस के गढ़ के अंदर जाकर, और उसके बाद फिर एमबीए की ये जो रैली मुंबई में हुई है, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान महाराष्ट्र से ही जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश पोरे साहब हैं, जो कि डेली देशोन्नति ग्रुप के एडिटर इन चीफ है। प्रकाश जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विवेक देश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। और अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, पुणे से जुड़ रहे हैं। मैं आज की चर्चा विवेक से शुरू करती हूँ, क्योंकि विवेक, जो आज की महाविकास अघाड़ी की जो रैली थी, और रैली की काफी भीड़ दिखी वहां पर, बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए थे, ट्रैफिक डाइवर्जन हुआ। लेकिन जिस तरीके की पोल गारंटीज का अनाउंसमेंट राहुल गांधी ने किया, जो कि ये जो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर, 3,000 रुपए प्रति माह जो को उनका फ्री ट्रैवल स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर हम इसे महायुति की प्रोमिस से कंपेयर करें तो? जी जी नीलू, ये क्या ये गेम चेंजर साबित होगी ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी महायुति की सरकार जो है वो कुछ उनका डोल चल ही रहा है, वो दे ही रहे हैं। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला मामला है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, और प्रधानमंत्री बीमा योजना जो भी है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी योजनाएं हैं। लेकिन ये जो इंश्योरेंस कवर 25 लाख का है, ये शायद बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। मैं इसके बारे में कुछ अभी कहना बहुत मुश्किल है। वो जो महिलाओं को 3,000 रुपये महीना देने की बात है, अब ये कॉम्पिटिटिव फ्रीबीज़ का जो एक सिलसिला चला है, अगर हम महायुति को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं 1,500 रुपये महीना देने के लिए, तो फिर हम किस मुँह से महाविकास आघाड़ी के 3,000 रुपये महीने की तारीफ़ करें? ये भी एक सवाल है। तो ये कॉम्पिटिटिव फ्रीबीज़ के चलते मुझे नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी ने इस तरह से इस कॉम्पिटिशन में कूदना चाहिए। ठीक है, क्या है, पॉलिटिक्स है, तो वो करते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता महायुति के 1,500 रुपये महीने का, तो महाविकास आघाड़ी के 3,000 रुपये महीने का तो बिल्कुल भी नहीं बनता। और फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह जो है वो सब, वो इससे पहले भी न्याय नाम की एक योजना जो राहुल गांधी ने 2-3 साल पहले जिसकी बात की थी, उसी दृष्टि से ये अनाउंसमेंट हुई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जो अप्रेंटिस स्कीम
उन्होंने कर्नाटक में या फिर देश लोकसभा इलेक्शन के समय उन्होंने जो अनाउंस की थी अप्रेंटिस स्कीम, वो एक तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने खुद ही अडॉप्ट कर ली, और वो जिसको वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बोल रहे थे, उसकी बहुत सारी बातें उन्होंने खुद ही अडॉप्ट कर ली, और मुस्लिम लीग का एजेंडा वो खुद ही हिंदुत्व राष्ट्र वाले जो है, हिंदू राष्ट्र वाले हैं, वो खुद ही इम्प्लीमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो ठीक है, लेकिन बस वाला जो मामला है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कर्नाटक में जो फ्री बस राइड का एक एक्सपीरियंस महिलाओं को मिला है, उसके बहुत सारे पॉजिटिव परिणाम भी दिखे हैं। उसमें महिलाओं को जो एक फ्रीडम का महसूस हुआ, एक अनुभव हुआ है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल रिपोर्टिंग भी हुई है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है। उसमें मूलतः ये सामने आया है कि महिलाएं जो है वो अपने आप को अभी घर के जिम्मेदारी से मुक्त करा के वो पूरे स्टेट का एक जर्नी महिलाएं कर रही है कर्नाटक में। वो कभी अपने सहेली के साथ निकल जाती है, या फिर किसी एक बड़ा सा ग्रुप बनाकर निकल जाती है, और बहुत सारी जगहों पर वो घूम कर आती है, और पूरा स्टेट उन्होंने देख लिया। तो उनका जो एक कैनवास है जिंदगी का, लाइफ का कैनवास जो है, वो बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो नाम सिर्फ पढ़े थे या सुने थे, ऐसे जगहों पर जाकर उन्होंने वो अनुभव लिया है खुद, तो वो उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ज़िंदगी पर, महिलाओं की ज़िंदगी पर पड़ा है। आप किसी महिला को 1,500 रुपये महीना देते हैं, उसका वो खर्च हो जाता है, और वो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदेंगी या फिर जो भी उसको खरीदना है खरीदेगी। लेकिन ये जो फ्री बस राइड है, उसका इस्तेमाल आपको कहीं जाने के लिए ही किया जा सकता है, और उसका फ़ायदा महिलाओं ने कर्नाटक में जो लिया है, उससे उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस का जो कैनवास है, वो बहुत बड़ा हुआ है, और उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ज़िंदगी पर देखा गया है। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन कर्नाटक के इस फ्री बस राइड का, हालाँकि वो रिसेंटली कंट्रोवर्सी में फिर एक बार आ गए थे, क्योंकि वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने उसके बारे में जो कहा, फिर खरगे ने उनको खरी-खरी सुना दी, ये भी हुआ है, और फिर बीजेपी ने उन पर कटाक्ष साधा। वो सब ठीक है, लेकिन वो फ्री बस राइड वाला जो स्कीम है, वो सोशियोलॉजिकल दृष्टि से अगर आप देखें, तो वो बहुत अच्छा एक स्कीम है। पैसा देना, कैश देना, इससे कभी भी आप काइंड में कुछ देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होता है, और उस दृष्टि से इस फ्री बस राइड की योजना को देखना चाहिए। बाकी बाकी क्या वहाँ पर अनाउंस हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टो में 5 प्रॉमिसेस वो देने वाले थे, जैसे उन्होंने तेलंगाना में दिया, जैसे उन्होंने कर्नाटक में दिया, वैसे उन्होंने महाराष्ट्र में भी दिया, और कर्नाटक तेलंगाना में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया। हो सकता है महाराष्ट्र में भी उसका कुछ उनको फ़ायदा हो, लेकिन अभी मुझे नहीं पता। महायुति का तो अभी शायद मैनिफेस्टो आने का है, वो क्या रेवड़ी बाँटने का काम करते हैं वो भी देखना होगा। ऑलरेडी उन्होंने बाँटी है, और आने वाले समय में और क्या रेवड़ियाँ वो बाँटने वाले हैं, क्योंकि इसको तो जब बीजेपी करती है तो उसको तो रेवड़ी ही कहना चाहिए, क्योंकि ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया हुआ टर्म है। तो बाकी करते हैं तो रेवड़ी, और वो करते हैं तो वो वेलफेयर। इस तरह का उनका जो डबल स्टैंडर्ड है, तो हमने तो उसको रेवड़ी, जब बीजेपी करती है तो रेवड़ी, और बाकी करते हैं तो वेलफेयर, ऐसा होना चाहिए वो। तो अभी इनका जो कुछ भी रेवड़ी बाँटने का प्रोग्राम है, इनका जो मैनिफेस्टो है, वो अभी सामने आया नहीं है। उसके बाद फिर दोनों की तुलना की जा सकती है, और उसके बाद फिर डिसाइड किया जा सकता है कि तुलनात्मक दृष्टि से क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक मतलब एक अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि आपको किसी भी सेक्शन को कैश देने से, काइंड में कुछ देना, ये उनके लिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म में लाभदायक होता है, और उस बात का ध्यान रहना चाहिए। कैश का जो है वो एक तरह से ब्राइब है, वो एल्योरमेंट है, उससे बचना चाहिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में उस पर लोग वो करते हैं, वो महाविकास आघाड़ी ने भी किया है, उसके ऊपर कोई इलाज नहीं है फिलहाल तो। जी, नीलू ठीक। हाँ, अनिल जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि आज जिस तरीके से शुरुआत एक तरीके से प्रचार की हुई है, राहुल गांधी पहले नागपुर गए, नागपुर में उन्होंने संविधान सम्मेलन किया, उसके बाद एमबीए की एक बड़ी रैली हुई है। तो क्या जिस तरीके की शुरुआत की है, और आज 6 तारीख है और अभी 20 तारीख को वहां पर चुनाव है, तो क्या कहेंगे कि क्या वाकई में
बीजेपी और महायुति की हालत खराब हो सकती है? किस तरीके का परिदृश्य आपको इस समय? देखिए, अभी तक क्या था कि अभी तक इंडिया गठबंधन जो कंसोलिडेशन था, जो यूनाइटेड फ्रंट जो दिखाना था, वो लैक कर रही थी। ये जो सीट एलोकेशंस, रिबेल कैंडिडेट्स, ये सबसे ये नैरेटिव थोड़ा पंक्चर हो रही थी। ये आज की रैली जो दोनों जगह की रैली है और जो मुंबई की खासकर रैली है, उससे ये हो गया कि एक जो उसको डायरेक्शन मिल गया है और कंसोलिडेशन हो गया है आइडियोलॉजिकल फ्रंट के रूप में। जो जिस तरह से इंडिया गठबंधन काम कर रहा है था अभी तक, वो अब लग रहा है क्या कि एक यूनाइटेड फ्रंट बन एकदम यूनाइटेड है। और उसके पास जो है महाराष्ट्र की जो नैरेटिव है उसको चेंज करने के लिए जो चाहिए कंटेंट, वो कंटेंट है, ये आज क्लियर हो गया। आज की जो मुंबई की सभा थी उसका भी नाम उन्होंने महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा रखा था। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यही मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र की जो अस्मिता है मराठी, वो उसको पुराने संदर्भ में नहीं देखा जाए। मराठी अस्मिता का जो संघर्ष था जिसमें कि एक्सक्लूडेड थे नॉन मराठी जो महाराष्ट्र में रहने वाले थे, गैर मराठी, वो जो है अब ये जो है सेंटर वर्सेस महाराष्ट्र का मराठी अस्मिता जो है, ये इसका एक इशू, बड़ा इशू बनने वाला है। और ये इसीलिए नाम भी रखा। और वो जो पूरा टोन था जो बॉम्बे की जो रैली में, उससे ये बात, जैसे कि राहुल गांधी ने खूब चर्चा की कि ये जो है क्या कहते हैं अडानी आपकी 1 लाख करोड़ की उनको जमीन दी जा रही है। धारावी प्रोजेक्ट का जिक्र किया, उसका लिस्ट बताया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में आने थे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, वो चले गए वहां। और उसमें कैसे किस तरह से ये है। तो ये जो महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, अब मैं ये इसको नैरो सेंस में नहीं लिया जाए कि मराठी वर्सेस गैर मराठी। ये जो महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली, और उसको उन्होंने रखा है। तो ये एक मेजर, आप पहले समझिए क्या कि पहले क्या होता था कि मराठी वर्सेस गैर मराठी अस्मिता का अर्थ शिवसेना जो लगाती थी, तो उसका अर्थ ये होता था कि मराठी वर्सेस अदर्स, और उसमें उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय सब लोग शामिल हो जाते थे, और वो उसका बहुत कोलोकियल मीनिंग था। अब वो मीनिंग वो नहीं है, उसको उन्होंने भी ब्रॉडेन किया। एक सेकुलर स्टेट वर्सेस मतलब एक समझिए फेडरलिज्म का एक फाइट है, अगर ब्रॉडर सेंस में देखेंगे। ये एक गेम चेंजर बात है। अगर ये नैरेटिव जिस तरह शुरू हुई, और हमको लग रहा है बहुत इफेक्टिव ढंग से वो रैली इसमें रिफ्लेक्ट की, और पर्टिकुलरली राहुल गांधी का इंटरवेंशन जो है, उससे ये बहुत कंसोलिडेट हुआ। अब संविधान वाला भी मामला क्या लग रहा था कि हरियाणा इलेक्शन के बाद मीडिया ने ऐसी नैरेटिव बनाई थी कि संविधान वगैरह से ये क्या इशू उठाने से कोई बहुत अंतर नहीं आता है इलेक्शन में वगैरह। ऐसा है नहीं, उसका भी इवेल्यूएशन होना चाहिए। हरियाणा इलेक्शन में एकदम नेक एंड नेक था परसेंटेज ऑफ वोट्स का, और बहुत सारे क्या कहते हैं वोट कटुआ थे, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ वोट्स हुए। इसलिए वो बीजेपी क्लेम ना कर सकती है। अभी समझिए कि 70% वोट उनके खिलाफ गए। तो ये वोट कहाँ, कौन किसके खिलाफ? इसका मतलब कि ये जो नैरेटिव थी बेरोजगारी की, महंगाई की, संविधान की, एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसीज की, वो नैरेटिव काम की, तभी तो 70% वोट उनको नहीं दिया। और उनका जो इल गवर्नेंस था, तो वो जो है वो यहाँ भी उसको कर रहे हैं। दूसरा कि ये वो नैरेटिव को फिर से यहाँ जिंदा किया लोगों ने कि भाई सरकार यहाँ जो बनी है अवैध सरकार है, पैसे पर बनाई गई। ये बीच में ठंडा हो गया था क्योंकि सब लोगों को ये टाइम नहीं था, और एकदम टाइमली अभी हुआ। अब ये जो क्रूशियल जो 12-14 दिन है, 2 वीक्स मतलब एट बेस्ट, उससे भी कम ही है, तो वो उसमें आपको इसका अंतर बुझाएगा कि ये पेस जो है अपना ले लिया है, मोमेंटम ले लिया है, और उसको सिर्फ रिवाइव करना है। ये इशू ऑलरेडी महाराष्ट्र में के विमर्श में, जिसको डिस्कोर्स कहते हैं आप, उसमें ऑलरेडी है, उसको रीइग्नाइट करना था, वो काम कर दिया। तो आज गेम चेंजर आप कह सकती हैं। गेम चेंजर इसीलिए कि ये जो है जो कंसोलिडेशन ऑफ आइडियोलॉजी है,
और कंसोलिडेशन ऑफ जो इंडिया गठबंधन का, मतलब जिसको आइडिया ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं बड़ी सेंस में, तो वो कंसोलिडेशन आपको दिखाई देता है। और सब एक कॉमन ये पे है, मतलब प्लैंक पे है, सबका जो है नैरेटिव जो है वो कन्वर्जेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है गेम चेंजर आप मान सकती हैं, कैंपेनिंग के हिसाब से गेम चेंजर है। ठीक है, अब मैं प्रकाश जी के पास आती हूँ कि प्रकाश जी, अब पूरे इस कैंपेन को आप कैसे देखते हैं? आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की एक बड़ी रैली हुई, उधर महायुति भी अलग अलग तरीके के प्रॉमिसेस कर रही है, लेकिन उनका कैंपेन थोड़ा सा तितर बितर लग रहा है अभी। लेकिन आज जो बात अभी अनिल जी कह रहे थे कि जिस तरह से चीजें कंसोलिडेट हो रही हैं, क्या ये कहना सही होगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पल्ला भारी लग रहा है? और अभी तो 2 हफ्ते हैं लगभग चुनाव शुरू होने में, वोटिंग होने में, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो कंप्लीट तस्वीर है वो किस तरीके की दिख रही है आपको महाराष्ट्र में? जी देखिए नीरू जी, ये तस्वीर तो टोटल अभी भी क्लियर है, लेकिन इतना है कि ये आज से 2 महीने पहले मुझे ऐसा लगता था, ये परिस्थिति थी कि महायुति जो है वो 25% और महाविकास आघाड़ी जो है वो 75%, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन अभी पिछले 2 महीने के अंदर ये लाडली बहना, लाडला भाई और तीर्थ यात्रा और फालतू की ये सारी चीजें, उसके कारण परिस्थिति जो है थोड़ी 10-15% फर्क पड़ गई है। और अभी फिर भी उसके बावजूद भी ये अभी 25 की जगह पे 40% और 75 की जगह पे 60%, यानी 40-60 का ये रेशो हो गया है। इतना तो बात ऐसा, यानी हमने ये समझना कि नहीं अभी एकदम क्लियर पोजीशन नहीं है, अभी कॉम्पिटिटिव पोजीशन हो गई है। और किसी का विवेक, आपका शायद माइक ऑन है, जरा माइक बंद कर दीजिए। हाँ विवेक, म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। तो क्या है कि उसके कारण परिस्थिति जो है, इसीलिए भी ये सारी बदल गई है कि पिछले 2 महीने के अंदर ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, ये फ्री बीज की, उसके कारण प्लस ये जो सीट बंटवारों में ये खास करके कांग्रेस वालों ने जो गड़बड़ करी है, एक तो देरी कर दी, सीटें गलत बट गई। कांग्रेस के जो नेता थे, अपने क्या बोलेंगे, अपने कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले आउट ऑफ रीच थे उनके। उसके बाद में जो टिकटें फाइनल करने वाले जो लोग थे, ये महाराष्ट्र के बाहर से आए थे, चेन्नी तलाजी वगैरह, जिनको ना महाराष्ट्र की ज्योग्राफी मालूम है, ना ही अंडर करंट मालूम है, ना ही खेमे मालूम है, ना ही डिस्ट्रिक्ट और उसके सारे लोग मालूम है। उसके अपोजिट में शरद पवार के जैसा एक मैच्योर्ड आदमी, जो हर जिले को जानता है, हर आदमी को जानता है, वहां के अंडर करंट को मालूम है, उसको मालूम है कि कहाँ पे कौन सा वोट किसके खिलाफ में है, क्या है। तो टिकटें बांटते वक्त उन्होंने ये सारी चीजें ध्यान रखी, और कोई इसके अंदर ना झगड़ा, ना फसाद और ना ही कोई गड़बड़। यानी कांग्रेस के अंदर तो कितने लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वो शिवसेना में भी उसी तरीके से सारा भगदड़ मची थी। लेकिन साइलेंटली अगर कोई पार्टी में टिकटें बटी है और शांति से बटी है, तो दैट इज शरद पवार की जो राष्ट्रवादी है वो मानना पड़ेगा, एक विषय। दूसरी बात में अभी जो बातें हुई है कि जो सीटें तख्ते बटी और उसके बाद में अभी रिबेल्स खड़े हो गए हैं पूरे स्टेट में, तो वो रिबेल्स को किस तरीके से बैठाना है। तो अकोला में तो जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसके खिलाफ में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक आदमी खड़ा रहता है, हालांकि वो भी कांग्रेस के टिकट के लिए झगड़ रहा था, लेकिन उसको नहीं मिली। हालांकि उसकी फैमिली अकोले की बहुत नामचीन फैमिली है, उसके दादाजी, उसके पिताजी ये पॉलिटिक्स में एमपी एमएलए वगैरह रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट नहीं मिली, तो वो रिबेल होके खड़े रहे थे। लेकिन उसके बावजूद, और वो भी वंचित का, यानी अम्बेडकर का, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन पीछे ले लिया और कांग्रेस को क्लीन स्वीप दे दिया। आफ्टर ऑल स्टेट के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी का जन्म हुआ 2014 में, उसके पहले वो पार्टी कुछ अलग नाम की थी, आदमी तो वही था अम्बेडकर, लेकिन फिर वंचित करके नाम निकाला और उन्होंने खड़े कर दिए। 2014 में तो हमने देखा कि वंचित ने जितने वोट खाए उतने से ही कांग्रेस की सीटें गिरी है, उतनी से। तो कहने का मतलब वो तो वोट कटवा पार्टी सिद्ध हो गई। अब लेकिन उसको लोगों को ध्यान में आ गया, तो उसके संगत में इन्होंने मन से दे दिया कि भाई तुम भी थोड़े बहुत खा लो जो उधर से कम हो रहे हैं। तो ठीक है, ये राजनीति है। तो ये सारे चक्कर के अंदर अभी फिलहाल के अंदर जो चित्र है
4 तारीख के बाद में एग्जिट टोटल क्लियर होते जा रहा है, क्लियर हो गया है अभी। तो अभी जो दिख रहा है पोजीशन, तो अभी ये बिल्कुल क्लियरली अपन बोल सकते हैं कि 40% सीटें बीजेपी को जाएंगी, 60% सीटें महाविकास आघाड़ी को जाएंगी, या हो सकता है 2-4-5% इधर उधर फर्क पड़ेगा, लेकिन कांटे की टक्कर है ये कोई नकार नहीं सकता है, एक विषय। दूसरा, आज की बात में आपने जो किया कि राहुल गांधी ने जो रैली के अंदर जो उन्होंने ये किया, जिसका जिक्र विवेक भी कर रहा था, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, ये जो फ्री बीज बांटने की जो बातें है, इससे कोई देश का भला नहीं हुआ है, कोई आदमी का भला नहीं हुआ है। लेकिन अभी क्या है, अभी इलेक्शन लग चुका है, अभी यहाँ पे कोई प्रिंसिपल की बातें चलने वाली नहीं है। अभी तो यही बोलना पड़ेगा कि वो 1500 दे रहे हैं, चलो हम 3000 देंगे। अभी 1500 भी ये इलेक्शन के बाद में देंगे नहीं देंगे। एमपी के अंदर तो आपको मालूम है कि उन्होंने कर दिए, बाद में बंद कर दिए। अभी परिस्थिति उसी तरीके से महाराष्ट्र में सरकार के बाद में पैसा नहीं, 9 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टरों के बिल देना बाकी है 40-50 हजार करोड़ रुपए के, और सैलरी देनी बाकी है 2-3 महीने की। और इसके बाद में इन्होंने ये बहनों को 3 महीने के नहीं है, यानी नवंबर महीने के भी पैसे, 5 महीने के पैसे बांट दिए, एडवांस पैसा बांट दिया। क्यों? और वो भी यानी सिर्फ अर्जी कर दो, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है, आपने अर्जी कर दी है, बराबर आपको पैसा ट्रांसफर 5 महीने का। तो ये क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि मरता क्या न करता, वो तर्ज के ऊपर उनको लगता है कि हम तो मरने वाले, लेकिन अभी क्या करेंगे। तो उन्होंने डबल गेम खेला है कि ये फ्री बीट दे दो, सत्ता में आए तो ठीक है, नहीं आए तो बेटा जो सत्ता में आएगा ना वो भुगतते बैठो। 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्टर को बिल देना है, 9 लाख करोड़ रुपए का ब्याज देना है, तो ये देखते बैठो। ऐसा इनका डबल गेम है, एक विषय। दूसरा, इन्होंने जो अभी फ्री बीज बांटी है, तो वो फ्री बीज का जवाब जो है इलेक्शन के अंदर, तो ये बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, बिजनेस एंड वॉर। तो उसको साथ में हमको एक चीज और जोड़नी पड़ेगी कि इन इलेक्शन आल्सो। तो वो हिसाब से इन्होंने किया है। उन्होंने भी बोला कि तुम 1500 दे देंगे, हम 3000 देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, बस एक्स्ट्रा फ्री देंगे। हालांकि ये फ्री बीज से देश कमजोर होता है। हाँ, मैं एक बात समझ सकता हूं कि आजाद होके भारत को 75 ईयर्स हो गए, तो 75 ईयर्स के अंदर हमारा देश में सबको बिजली फ्री मिलनी ही चाहिए। पानी को तो कोई बेचने का काम ही नहीं है, वो तो टोटली फ्री ही मिलना चाहिए। ट्रैवल भी कई कंट्रियों में देश दुनिया में फ्री है। कौन सा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रास्ते के ऊपर कार चले, उससे पोल्यूशन हो जाए, उसके कारण पेट्रोल खरीदना पड़े, डॉलर बाहर जाए हमारे देश का। एजुकेशन भी फ्री ही चाहिए डेफिनेटली, नहीं तो काम क्या है। इतनी साल तुमने देश को चलाने के बाद में अगर बच्चों को एजुकेशन फ्री नहीं मिलता है, और उसके बाद में ट्रैवल के लिए टोल फ्री रोड चाहिए, आप ऐसा है कि इतना खर्चा करने के बाद में, और हेल्थ तो लोगों के फ्री, यानी उसको इंश्योरेंस का विषय नहीं है, टोटली आदमी हेल्दी चाहिए, उसके लिए सरकार के प्रयत्न चाहिए। ये 25 लाख का इंश्योरेंस देना हेल्थ का, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को तो है, लेकिन इसका फायदा सारा का सारा फार्मा कंपनियों को है। एक बात ध्यान में रखिए, फार्मा कंपनियों को है। लेकिन अभी ये जो तत्व ज्ञान की जो बातें है ना, ये तत्व ज्ञान की बातें करने का अभी समय नहीं है, आने वाले 15-20 तारीख तक के। अभी जो देश के जनता को फोकट में खाने की आदत है या लगी है, उनको तो यही बोलना पड़ेगा कि ठीक है भाई, तू 1500 दे, हम 3000 देंगे, क्योंकि अभी सत्ता में बैठना जरूरी है। क्योंकि जब हमारे घर में नाग निकल गया है या सांप निकल गया, दोनों एक जगह निकले हैं, तो पहले हमारा काम बनता है कि जो फना ऊपर के जो 10 नंबर का आंकड़ा लग के जो नाग दिख रहा है ना, वो तो मालूम है 100% कि ये नाग है और उनको मारना है, सांप को बाद में मारते बैठेंगे जी। तो दोनों वो तरीके से है। पुरी साहब, आपने भी बोला था कि कांटे की टक्कर इस समय दिख रही है दोनों में, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और युति के बीच में। अब मैं दोनों आपके पास आती हूँ, अनिल जी और विवेक आपके पास, कि अगर ये कांटे की टक्कर है तो बीजेपी के पास साम दाम दंडभेद है। अनिल जी, मैं अब आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी किसी भी तरीके से विकास आघाड़ी के जबड़े में से जीत खींच लेगी अपने लिए, अब वो चाहे चोरी करके हो चाहे जैसे भी हो, इसलिए मुश्किल है विकास आघाड़ी के लिए? क्या आपको लगता है? ये देखिए, ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। साम दाम दंडभेद, आप वो मत कहिए कि ये सब है, यही सब है, मतलब बाकी चीज कुछ नहीं है। अब उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, और वो कोई यूनाइटेड फ्रंट भी नहीं है महायुति।
सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। अजीत पवार चाहते हैं कि शिंदे ज्यादा ना बढ़े और वो चाहते हैं बीजेपी जीते, कम सीट जीते। दोनों शिंदे और अजीत पवार का प्राइम टारगेट यही है कि बीजेपी को सीटें कम मिले ताकि हमारी कुछ हैसियत बनी रहे। और दूसरा उनको ये भी चिंता है कि उनको तो दो मतलब सबसे हमको शिंदे और अजीत पवार की ये है, मतलब उनके प्रति सहानुभूति है कि उनको एक तरफ इधर अजीत पवार को शरद पवार से लड़ना है और शिंदे को उद्धव ठाकरे से लड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ अपने साथ खड़ी बीजेपी से भी लड़ना है। क्योंकि अगर उनको 125 से ऊपर सीटें आ गई तो वो सरकार बनाएंगे और इन लोगों को गर्दन, हमारे यहाँ बोलते हैं गर्दनिया पासपोर्ट, तो गर्दन पर हाथ दे के बाहर, तो वो जो है वो आपको देकर निकाल देंगे। तो उनका ये है। लेकिन इसके बावजूद उनका जो भरोसा है, उनका भरोसा निश्चित तौर पर यहाँ सबसे कोई झारखंड वगैरह में पैसा पकड़ने वाली घटना नहीं घटी, लेकिन यहाँ इधर कहीं 1 करोड़, कहीं वहां 50 लाख, वहां 5 लाख गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, उसको ठीक से पकड़ भी नहीं रहा है। तो पैसे का खेल जबरदस्त होने वाला है। दूसरा है कि चुनाव आयोग का जो बंदोबस्त है, जो 99% बैटरी के साथ चुनाव लड़ने का वो है, उसने जो ये भेजा, चिट्ठी भेजी थी, आप जानते ही हैं खरगे को, जिसमें उसने मना कर दिया, उसने उन्हीं लोगों को कलेक्टर के हाथ में सौंप दिया जांच का जिनके खिलाफ आरोप था। ये तो पहला न्यायिक प्रक्रिया है, तो इसीलिए उसका उपयोग करेंगे। और दूसरा है कि कम्युनल कार्ड, यहाँ पर सेकेंड नंबर के जो सबसे बड़े कैंपेनर हैं, होने वाले हैं या हो रहे हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। मतलब कि एक तरफ सब डिवीजन में मास्टर है खुद हमारे प्रधान सेवक, और दूसरा सेकंड नंबर के जो मुख्य सेवक है वो जो है वो है। तो वो जो कम्युनल नैरेटिव है वो भी जम के करेंगे। ये सब के सहारे उनको बीजेपी को अपनी ताकत है। लेकिन एक महाराष्ट्र के लिए या जो महाराष्ट्र को आगे ले जाने वाला कोई नैरेटिव या उसकी कोई स्टोरी उनके पास नहीं है। तो मुझको लग रहा है कि अब फाइट है कि जो महाराष्ट्र के तो आगे ले जाने वाली नैरेटिव स्टोरी, और दूसरे तरफ जो है उसको और गिराने की नैरेटिव। सरकार गिरा दी, अडानी को जमीन दे दी, उसके बाद सारे इंडस्ट्री वगैरह इधर उधर हो गए, पॉलिटिक्स यहाँ की खत्म हो गई, जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज थे, पॉलिटिकल फैमिलीज, उनको डिसरप्ट कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को डिसरप्ट कर दिया। ये जो पूरा डिसरप्शन है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का, महाराष्ट्र के इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का, वो जो है उस डिसरप्शन को लेकर के वो जनता के पास नहीं जा सकती, उनके पास वही सहारा है। तो वो जो आप कह रहे थे कि इनका भी सहारा, इनका ही सहारा है, ये मैं आपको कहूँगा। विवेक, अब अंत में आपसे ये पूछूंगी कि क्या इस बार का महाराष्ट्र चुनाव प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा पोलस्टर्स के लिए भी? अभी एग्जिट पोल्स आएंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन क्या इस बार हम कुछ आंकड़ा अपने मन में बिठा सकते हैं? मैं प्रकाश जी से भी ये सवाल करूंगी, लेकिन आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या लग रहा है, क्या आंकड़ों की स्टोरी इस बार बहुत डिफिकल्ट होने वाली है महाराष्ट्र में, क्योंकि नेक एंड नेक रेस लगती है? बिल्कुल नीलू, प्रकाश जी ने जो कहा है बहुत ही कांटे की टक्कर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी हिम्मत करूंगा, ये कहूंगा कि महाविकास आघाड़ी को 150 सीटें मिल सकती है। क्या है कि आपको, अगर आप एनालिसिस के बिजनेस में है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हो सकता है गलत हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लेइंग सेफ वाला खेल मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। क्यों? और मैं जो कह रहा हूँ 150 सीटें क्यों मिलेगी, इसके पीछे कारण भी है। देखिए, हरियाणा का जो इलेक्शन था वो बहुत सिंपल इलेक्शन था, उसमें केवल जाट वर्सेस नॉन जाट इतना ही एक खेल बड़ा हुआ। महाराष्ट्र के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है। एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद में रिबेल्स है, उसके बाद में इंडिपेंडेंट्स है। इश्यूज जो है महाराष्ट्र में वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हरियाणा में वो सब नहीं हुआ जो महाराष्ट्र में हुआ पिछले 5 साल में। बीजेपी ने जो खेल महाराष्ट्र में खेला है, उससे जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक चर्निंग आया है और बीजेपी के खिलाफ वातावरण बना है, वो आज भी बीजेपी के खिलाफ है। उससे लोग बीजेपी से खुश नहीं है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर
इतना उन्होंने अपोजिशन को टारगेट किया, लेकिन भ्रष्टाचारी लोगों को अपने साथ ले लिया, ये भी मुद्दा उनके खिलाफ है। मराठा एजिटेशन वाला जो मुद्दा है, मराठा वर्सेस ओबीसी, जो वहां जाट वर्सेस ओबीसी था, वो बहुत सिंपल था। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर मराठा वोट जो है वो उसका जो खामियाजा है वो महायुति को भुगतना पड़ा था लोकसभा में, और वो विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा। वो ऐसा नहीं होने वाला है कि मराठा वोट अभी महायुति की तरफ चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो अगर महायुति के खिलाफ था लोकसभा में, आज भी वो महायुति के खिलाफ ही जाएगा। जहां तक ओबीसी का सवाल है, ओबीसी जितने आसानी से हरियाणा में उधर चले गए थे, उतने आसानी से वो सारे के सारे ओबीसी महायुति की तरफ नहीं जाएंगे। ये काउंटर पोलराइजेशन लोकसभा में भी नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र ये एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। महाराष्ट्र में पुरोगामी विचारधारा जिसको मराठी में कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव थिंकिंग कहेंगे, पुरोगामी विचारधारा की बड़ी लंबी परंपरा है। संत परंपरा भी एक तरह से पुरोगामी परंपरा ही है। उसमें सारे जाति के संत महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। बिल्कुल ब्राह्मण संत से लेके महार तक सारे जातियों के संत किसी एक संत परंपरा में देखे गए तो महाराष्ट्र में। शिवाजी की जो लिगेसी है वो कभी भी हिंदू राष्ट्र की लिगेसी नहीं थी, वो एक सेक्युलरिज्म की लिगेसी है। अगर शिवाजी हिंदू राष्ट्र वाले होते या फिर हिंदुत्व वाले होते तो आरएसएस को महाराष्ट्र में सबसे पहले पैठ आरएसएस ने बनानी चाहिए थी। आज भी आरएसएस को महाराष्ट्र में वो पैठ नहीं है जो उसको पूरे देश में है, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव विचारों की जो परंपरा है उसके चलते आरएसएस को यहाँ पर डेंट नहीं आरएसएस कर सकी। इसलिए बीजेपी का मैक्सिमम परसेंटेज जो वोट का है महाराष्ट्र में 28 तक पहुंचे है। वो इतना सब खेल करके, प्रोपेगेंडा करके, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, पैसा, ये सब करने के बावजूद वो 28% से ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसलिए कि महाराष्ट्र की जो प्रोग्रेसिव विचारधारा है उसको काटना, ये आरएसएस की विचारधारा के लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल हमेशा ही साबित हुआ है। नागपुर जैसी जगह जहां आरएसएस का जन्म हुआ, 100 साल नागपुर में पहली बार उनको विक्ट्री मिली 2014 में। ये सोच, और वो भी मोदी जी की लहर थी, उसके बाद वो चुनकर आए। तो कहने का मतलब ये है कि हरियाणा जितनी सिंपलिस्टिक स्थिति महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र के फैक्टर्स आज भी महायुति के खिलाफ है, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स। रेवड़ी बांटने से जो फर्क पड़ा है वो थोड़ा डेंट करेगा, और जो हिंदुत्व वाला मामला है, जो स्ट्राइडेंट हिंदुत्व वाला मामला है, वो लोगों को इमोशनली बहकाने का एक जो प्रोग्राम है वो पूरे धड़ल्ले से उन्होंने किया है, सकल हिंदू समाज वगैरह वगैरह। उसका कितना असर होता है हमने लोकसभा में देखा, उसका असर नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन का असर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे का असर हुआ, लेकिन सकल हिंदू समाज पिछले 2 साल से जो पूरे महाराष्ट्र में सभाएं ले रहा है उसका कुछ असर नहीं हुआ। उसका महायुति को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई कारण ही नहीं विधानसभा में उसका फायदा होने का। लोकसभा में नहीं हुआ, विधानसभा में फायदा होने का कोई कारण नहीं है। 2-3 महीने में लोग हिंदुत्व की तरफ चले जाएंगे एकदम, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सारे जो कारण है, और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा है कि अगर केंद्र की सरकार चुनने के समय महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना, तो राज्य की सरकार जब चुननी है तो बीजेपी को चुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सारे मैं ये सिर्फ मतलब टेक्निकल मुद्दे जो मुझे लॉजिकली समझ में आते हैं वो बता रहा हूँ। उसके बावजूद कुछ फेरबदल हुआ तो उसका बाद में एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये सारे फैक्टर्स नलीफाई क्यों हो गए थे। लेकिन ये सारे फैक्टर्स उनके खिलाफ आज भी खड़े हैं, और उसका उनको, और जो अनिल जी ने कहा वो बिल्कुल सही है, जो कन्वर्जेंस है, जो यूनिटी का इंडेक्स महाविकास आघाड़ी का जितना स्ट्रांग है उतना महायुति का नहीं है। इसलिए कि महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्ष ये सर्वाइवल के लिए इकट्ठा है, जबकि महायुति के तीनों पक्ष ये सत्ता के लिए इकट्ठा आए हैं। तो ये जो फर्क है, इसके चलते यूनिटी महाविकास आघाड़ी में ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उनको सरवाइव करना है, और वहां पर वो यूनिटी कम है क्योंकि वो सत्ता के लिए बैठे हैं और एक दूसरे को काटने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए ये सारे जो फैक्टर्स अगर विचार करेंगे हम, तो महायुति को कोई चांस नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र में जीत हासिल करने का। तो आज भी महाविकास आघाड़ी का पक्ष स्ट्रांग है, कांटे की टक्कर जरूर है, होगी, बिल्कुल होगी। और जैसा अनिल जी ने कहा, जो संविधान का मुद्दा आज भी महाराष्ट्र में कायम है। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने वो सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया,
सब आखिरी बात कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए ऐसा है कि जो इमोटिव इश्यूज पे बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, तो आपको अगर बीजेपी के चंगुल से, इस इमोशनल ब्लैकमेल से लोगों को बाहर निकालना है, तो आपको लोगों की दूसरी जो भावनाएं हैं उसको हाथ लगाना पड़ेगा। और दूसरी भावना क्या है, इसका जो काउंटर है हिंदुत्व का, वो क्या है, वो सामाजिक न्याय है। और राहुल गांधी ने आज नागपुर से उसकी शुरुआत की है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात की है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात की है। तो हिंदुत्व को एंटीडोट करके अगर आप सामाजिक न्याय के नैरेटिव को पूरे 15 दिन पूरे जोर शोर के साथ, पुरजोर के साथ तरीके से चलाएंगे, तो कोई कारण नहीं कि महायुति महाराष्ट्र में फिर से एक बार सत्ता में कायम हो। जी प्रकाश जी, आपका क्या गेस है इन टर्म्स ऑफ सीट्स? क्या आप अभी बताने की पोजीशन में होंगे कि लगभग या मिनिमम सीट्स महायुति और महाविकास आघाड़ी को कितनी मिल सकती हैं, और किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है आपको महाराष्ट्र में? जी देखो नीरू जी, ऐसा है कि ये जो फ्री व्हील वगैरह जो बांट रहे हैं उसके जगह पे और भी एक ही लाइन में अगर राहुल बोल देते थे कि फ्री व्हील किसको देना पड़ रहा है, कि जो खेती किसानी के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड है, उन लोगों को अगर सिर्फ इतना ही बोल देते थे कि भाई हम किसानों को उचित दाम देंगे, यानी देश के 60%, राज्य के 60% लोगों के पास में पैसा जाएगा, ये व्यवस्था कर देंगे, फ्री व्हील बांटने की जरूरत नहीं है। तो लिखा है ठीक है, लेकिन अभी इलेक्शन है तो इसलिए ये प्रिंसिपल की बातें वगैरह कोई मायना रखती नहीं है। लेकिन मेरा इतना बोलना है, अभी फिलहाल के अंदर जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट ये विषय था, लेकिन अभी महाराष्ट्र के अंदर क्या बात है मैं आपको समझाता हूं, आप बिल्कुल उसको गौर से देखिए। महाराष्ट्र के अंदर क्या है, मराठा वर्सेस ओबीसी एक ही विषय, मुस्लिम वर्सेस बीजेपी, दलित वर्सेस बीजेपी, किसान वर्सेस बीजेपी, समझिए, अनएम्प्लॉयड वर्सेस बीजेपी, उसके बाद में एमएसएमई यानी जो छोटे छोटे बिजनेस बंद पड़ गए वो वर्सेस बीजेपी, इंटेलेक्चुअल्स आपके मेरे जैसे लोग जो बचे कि जिनको कुछ भगवान ने बुद्धि दी है सोचते रहते हैं, दे वर्सेस बीजेपी, यानी इंटेलेक्चुअल वर्सेस बीजेपी। और सबसे आखिरी में मैं बोलूंगा देश प्रेमी वर्सेस देशद्रोही की ये लड़ाई है। और आज के घड़ी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से विवेक ने भी आकलन बोला वही भी मेरा आकलन है। पहले मैं सोचता था कि ये तो एकदम सिंपल है, 25-75 का फाइट है अभी, लेकिन 40 वर्सेस 60 का है। और अगर बीजेपी ने और कोई नया, क्योंकि उनकी अभी इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, अगर उन्होंने कोई नया जुमला फेंका नहीं और इस देश की जो जनता है या ये जो मोदी भक्त है, अंधभक्त, उनके जैसे और कुछ अंधभक्त नहीं बने और वो अंधभक्ति में से बाहर निकले तो चित्र बदल सकता है, नहीं तो चित्र बिगड़ भी सकता है। 40-60 के जगह पे 55-45 भी हो सकता है। इसीलिए हमारे मराठी में कहते हैं कि रात्र रात्र वैराग्य है जागा रहा, यानी दुश्मन जो है वो सीमा पे बैठा है इसलिए तुम जागते रहो, ये उसका मीनिंग है एकंदरित। तो मैं समझता हूं, लेकिन अभी क्या है फिलहाल में कांग्रेस वाले एक अकेला राहुल गांधी छोड़ के कोई नोबडी इज सीरियस। नाना पटोले के जैसा स्टेट का प्रेसिडेंट नॉट रीचेबल है फोन पे, नॉट रीचेबल, अभी नहीं है, पिछले 2-3 महीने से नॉट रीचेबल है। उद्धव ठाकरे नॉट रीचेबल, ओनली वन मैन इज रीचेबल, दैट इज शरद पवार, हिज प्रेसिडेंट जयंत पाटिल, हिज डॉटर सुप्रिया सुळे, दे आर ऑल रीचेबल ऑन फोन। तो बातें ऐसी है कि ये सारी बातें समझनी चाहिए। अकेला राहुल गांधी कर करके क्या करेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा घूम लिया। जिस राहुल गांधी को बीजेपी का पूरा खेमा लगा रहा है ये पप्पू है, आज वो राहुल गांधी सिद्ध हो गया है कि वो पप्पू नहीं है, मोदी जी ने आपको मुझे पप्पू बनाया। इतने दिन पिछले 5-10 सालों में बेवकूफ बनाने की कोशिश किया, और राहुल गांधी जिस तरीके से मुखर होते हैं, सामने जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं, लोगों की झोपड़ियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो ये सारी चीजें देखते हुए आज के घड़ी में जब इमरजेंसी, जब वक्त पड़े पाका तो क्या कहेंगे काका, ऐसी वाली बात है। तो आज के घड़ी में ये फालतू बातें न करते हुए हम सब लोगों को, जो भी इंटेलेक्चुअल्स है, जो भी देश प्रेमी है, इन लोगों ने, छोटी बड़ी गलतियां तो सबसे होती रहती है, अभी वो छोड़ो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे,
लेकिन आज के घड़ी में ये एक परिस्थिति है। प्रकाश जी, एक आकलन बताइए, कोई एक रफ एस्टिमेट। अभी तो एग्जिट पोल्स बहुत दूर है, लेकिन आपका आकलन क्या है? आपने लोकसभा के चुनाव के दौरान जो आकलन किए थे वो बिल्कुल सही निकले थे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अभी जब चुनाव में लगभग 2 हफ्ते बचे हुए हैं, तो 2 हफ्ते पहले आपका क्या आकलन है अंदाज से? और थोड़ा बहुत तो हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ सत्ता बनाने के लिए तो कम से कम 146 सीटों की जरूरत है, लेकिन मेरा यह आकलन है कि कम से कम 180 तक के ये लोग पहुंचेंगे और उसके बाद में 180 या 188 तक पहुंचेंगे और ये जो है ये 100-110 में जाएंगे। यानी कि ये आघाड़ी जो है, आघाड़ी को आप कह रहे हैं कि 188 सीटें मिल सकती हैं। हाँ, 188 से 170 टू 180 भी पकड़ लिए तो हरकत नहीं है। लेकिन वो कांटे की टक्कर ऐसा है, देखिए अगर 5-7 एमएलए कम पड़ते हैं, 5-7 एमएलए, यानी अगर इनको ऐसा समझिए कि इनको अगर 130 सीटें 135 सीटें अगर मिलती है जिसको महायुति को, तो इनको जरूरत कितनी है? 10-12 सीटों की। तो 10-12 एमएलए है तो ये 100 करोड़ रुपए देके खरीदेंगे और 100 करोड़ रुपए ये बहुत बड़ी रकम होती है नीलू जी, एक बात समझिए। वो 100 करोड़ रुपए आपके घर को उनके घर को पहुंचाने के लिए एक छोटा टेम्पो लगेगा, जिसका जिक्र मोदी जी ने किया था कि टेम्पो भर भर के पैसा जा रहा है। तो 100 करोड़ रुपए देके, क्योंकि 50-50 करोड़ रुपए देके तो इन्होंने 40 एमएलए खरीदे हैं उद्धव ठाकरे के और सत्ता लाई है। संपूर्ण असंवैधानिक सत्ता स्टेट में है हमारे। असंवैधानिक उसको करार किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, चंद्रचूड़ ने दिया है। और वो सत्ता हमारे स्टेट में बनी है, उन्होंने इतना सत्यानाश किया है देश का। लेकिन अगर महाराष्ट्र की जनता को थोड़ी बहुत भी अकल है, अगर उनको समझता है कि जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, तो ये स्टेट को बचाने का जिम्मा, क्योंकि अगर महाराष्ट्र मर गया तो देश मर जाएगा, आपको मालूम है। क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, राजनीति की जो परिस्थिति है, हम लोग कोई बिहार यूपी के जैसे हमारे यहाँ पे परिस्थिति नहीं है। यहाँ पे लोग अभी भी नैतिकता के ऊपर जीते हैं और इसीलिए जो कुछ हुआ उसके कारण लोग शरद पवार के पीछे गए, लोग उद्धव ठाकरे के पीछे गए। ये नहीं रहता था नैतिकता महाराष्ट्र के अंदर, तो बिहार के जैसी हमारी सिचुएशन रहती थी। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो मैंने आंकड़ा दिया है आपको, 170 से 180 तक महाविकास आघाड़ी आएंगी और इनको जो है 100 से 110 मैक्सिमम 120 तक ये लोग जा सकते हैं महायुति वाले, उसके ऊपर नहीं जाएंगे जी। चलिए, तो देखना होगा, ये नंबर्स अभी लिख के रख लेते हैं। अभी 2 हफ्ते का समय है और क्या कुछ होता है, 2 हफ्ता एक बहुत लंबा समय होता है राजनीति में, क्या कुछ अभी पलटेगा पता नहीं। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी भारी पड़ेगी महायुति पर। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रकाश पोरे जी, अनिल सिन्हा जी, विवेक देशपांडे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।